सेबी का क्या रोल क्या है? सेबी हम रिसर्च एनालिस्ट पे एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स पे एज वेल एज अपने स्टॉक एक्सचेंजेस पे सबका पापा है। जैसे हर्षद मेहता साहब का एक बहुत बड़ा घोटाला सुनने में, तो अब तो ऐसा कुछ नहीं सुनने में आएगा ना सडनली। लगता नहीं है, चांसेस आर वेरी लेस बिकॉज रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो क्या कोई लोग हैं जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करते हैं? सम आर देयर जो वो एकदम से प्राइस को शूट अप एंड डाउन कर सकते हैं, लेकिन वो ह्यूज क्वांटिटी में ही हो सकता है। इट्स नॉट अ जुआ, इट्स अ प्रॉपर मैथ्स गेम, प्रॉपर कैलकुलेशन गेम, प्रॉपर साइकोलॉजी गेम। ऑप्शन बाइंग में स्पाइक्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, प्रीमियम्स ना भागते हैं, अच्छा। एकदम से 10 का 100 हो गया, 100 का 0 भी हो गया, तो शिकार हो जाते ओवर ट्रेडिंग के कि भाई अब तो 10,000 का 50,000 बना। 5-7-10 साल में आप क्या फ्यूचर देखते हो? मतलब एआई क्या रेवोल्यूशन इसमें भी लेके आएगा? ऐसा है, इसको हम कहते हैं एल्गो ट्रेडिंग। अब आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर तो है स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी कैसे कैसे इवॉल्व होता है, टाइम लगेगा लेकिन इसको प्रॉपर्ली इवॉल्व होने के लिए एंड रिटेल इन्वेस्टर्स तक आने के लिए। सबसे पहले तो जब हमें लॉस हो जाता है, हमें रिकवर करने के बारे में सोचना ही नहीं, भूल जाए। वो ये समझना हमारी मार्केट की लर्निंग थी। 2013 में अपनी टीसीएस हुआ करती थी 1,000 रुपये, अब 3,000 रुपये पे है, 3,500 रुपये पे है। जब लोगों को डर लग रहा हो तब तो आप ग्रीडी हो जाओ, ठीक है, और जब लोग ग्रीडी हो रहे हो तब आप फियरफुल हो जाओ। वॉरेन बफे का अपना बहुत बड़ा फेमस कोट है, इंसान हो या निफ्टी हो, जाना सबने ऊपर ही। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। वेल, आज हमारे बीच में नेहा गुप्ता हैं। ये एक NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हैं, मास्टर्स इन फाइनेंस हैं एंड CA फ्रॉम ICAI हैं। ये फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर भी हैं एंड आई एम होपिंग कि आज का जो हमारा इंटरैक्शन होगा इनके साथ काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। तो चलिए मिलते हैं नेहा गुप्ता से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आपसे सीधा एक ही सवाल है कि जो लोग बिगिनर्स हैं वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे स्टार्ट करें? अगर आपको सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करनी है, फर्स्टली गेट इंश्योर्ड फर्स्ट। ओके। कोई भी पहले अपनी इनकम स्टार्ट करता है, फर्स्ट टेक द इंश्योरेंसेस, फर्स्टली टेक द हेल्थ इंश्योरेंस। जितनी भी उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके हिसाब से अपना प्रीमियम के हिसाब से आप डिसाइड कर लिए कि मुझे कितने सम इंश्योर्ड लेना है एंड टेक द फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस। सेकेंड, आई विल प्रेफर टू टेक टर्म इंश्योरेंस, जैसे कि अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में आपके डिपेंडेबल्स के पास आपके पास प्रॉपर इनकम है, इनकम सोर्स रहेगा। क्योंकि काफ़ी लोग टर्म इंश्योरेंस लेने में हिचकिचाते हैं, राइट। दे फील कि हमारे को क्या ज़रूरत है टर्म इंश्योरेंस की, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? एक बात सोचिए कि अभी कोविड का किसी को नहीं पता था क्या होना है, और उसमें ऐसे भी लोग गए हैं जो मतलब हस्बैंड भी चले गए, वाइफ भी चले गए एंड सिर्फ बच्चे रह गए, राइट। बहुत फैमिलीज बहुत हुआ है, ऐसे हुआ है। तो ऐसे में जिन्होंने टर्म इंश्योरेंस ले रखा था, एटलीस्ट उनके पेरेंट्स, उनके स्टूडेंट्स, उनके जो चिल्ड्रन है उनकी एजुकेशन तो हो पाएगी, बिल्कुल राइट। जिनके पास टर्म इंश्योरेंस है तो बिल्कुल जीरो पे आ गए ना, वो कैसे होगा। एंड टर्म इंश्योरेंस से सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये होता है, आपको लिक्विडिटी मिल जाती है। जो आपके डिपेंडेबल्स हैं उनको ये भी नहीं पता कि आपकी कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं, या बिजनेस कोई कर रहा है या सैलरी कर रहा है, सैलरीड पर्सन, उनको नहीं पता ना आगे कैसे मूवमेंट करने में, क्या करना है। टर्म इंश्योरेंस एक बेसिक आपको अमाउंट मिल जाता है जिससे कि वो संभल जाता है, वो फैमिली संभल जाती है। साल 2 साल के लिए अगर वो नहीं भी कमा रहे हैं तो उस टर्म इंश्योरेंस अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या अपनी मेंटेन कर सकते हैं। एजुकेशन है, बेसिक नीड्स वो पूरी कर पाएंगे, राइट। तो वो टर्म इंश्योरेंस रहना, इसलिए मेरे हिसाब से सबसे फोरमोस्ट थिंग, फर्स्ट आप लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस, सेकेंड लीजिए टर्म इंश्योरेंस। आप इंश्योर्ड हो गए, ठीक है ना। आपकी क्या होता है एक इंसान के साथ, या तो एक एकदम से मृत्यु हो सकती है, या फिर सेकेंड पॉइंट, या आप बीमार पड़ सकते हो, ये दो। आप इन दोनों चीजों से आप इंश्योर्ड हो, अब आप फ्री हो। तो मेडिकल इंश्योरेंस कितने तक की मैक्सिमम मिनिमम लेनी चाहिए किसी को? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए 5 लाख, आई मस्ट से 5 से आप 10 to 15 लाख तक आप जा सकते हैं, जिसमें कैप ना हो रूम रेंट का। ये आपको जरूर देखना है। ये काफी जगह प्रॉब्लम होती है कि रूम रेंट का कैप होना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आपको, राइट। यस। तो आपको ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है जिसमें आपका रूम रेंट का कैप ना हो। जैसे अभी मैंने खुद करवाई है, एको की है, तो उसमें जो 5 लाख की पॉलिसी थी दैट बिकेम टू 10 लाख एंड देयर इज नो कैप फॉर द रूम। और आप फैमिली इंश्योरेंसेस ले सकते हैं, ज्यादा बेटर है। मैंने भी वही करवाया, फ्लोटर ले, हाँ, जो है, या वो दिस इज द बेस्ट वन।
एंड वही ली जिसके क्लेम सेटलमेंट रेशियो सब चीज़ें अच्छी हो, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, उस कंपनीज का आप इंश्योरेंसेस कराएं। तो यू आर लाइक फ्री कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मेडिकल इंश्योरेंस है, एंड देन आपके पास अगर आपकी कुछ जो अर्निंग मेंबर है उसको कुछ हो जाता है, देन उसके डिपेंडेबल्स टर्म इंश्योरेंस। नाउ अब आपको पैसे से पैसा बनाना, शेयर मार्केट जो कोर है आपका, जो कोर है। तो हमें क्या करना है, अब जो पैसा बचा हमारे पास उसको हमें पैसे से पैसे पे काम पे लगाना है, जिससे कि हमारी पैसिव इनकम बनती रहे। जो आप रेगुलरली इनकम करना है वो तो करनी है आपको, खाली भी नहीं बैठना है आपको, वो काम तो करना ही करना है। एक्टिव इनकम का सोर्स एक होना चाहिए। पैसिव इनकम के लिए you can इन्वेस्ट। आप थोड़ा इसमें वो भी बाइफिकेट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ समवन इज अर्निंग 1 लाख रुपी, 1 लाख कमा रहा है, सो 1 लाख में हाउ मच यू थिंक और सजेस्ट कि भाई इतने आप इसमें इन्वेस्ट जरूर करो। एग्जैक्टली, क्योंकि कईयों को तो पता ही नहीं लगता, 1 लाख में वो 80,000 बोलते हैं कि हम शेयर मार्केट में जैसे तैसे हम अपना गुजारा चला लेंगे। क्योंकि इस मार्केट के बारे में ना इतनी चीजें हैं, सुनने में आती है कि इतनी चीजें कि अनइमेजिनेबल है, जो समझ नहीं है। तो रेशियो क्या होना चाहिए? तो इसमें हम फॉलो करते हैं 50-30-20 रूल। 50-30-20 रूल। 50% इज आपकी जो भी इनकम है, 50% इज फॉर योर नीड्स, ओके जी, जो बेसिक नेसेसिटीज आपको पूरी करनी है, ठीक है। तो 30% इज फॉर योर वांट्स, क्योंकि आप कोई अर्निंग कर रहा है तो उसकी इच्छाएं भी तो बढ़ती जाती है ना, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बढ़ाना है, उसकी घूमने जाना है, लग्जरीज करनी है। 30% इज फॉर द वांट्स एंड 20% इज फॉर योर सेविंग्स। सो 20% सेविंग में, जिसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, उसमें ही कैलकुलेट कर लेते हैं। उसी में ही कैलकुलेट कर लीजिए, राइट, उसी में कैलकुलेट कर लीजिए। 20% में आपने हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस एंड देन योर सेविंग्स। ओके, ये रेशियो हमें रखनी चाहिए 50। ये इसमें ये भी नहीं होना चाहिए कि आपने 80% तो सेविंग्स कर ली, फिर लोग कहेंगे भाई हम तो बचाए जा रहे हैं, फिर हम क्या अगली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, हमने तो कुछ जिया ही नहीं। हाँ। और जैसे कि मोस्टली हम अब देखेंगे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मोस्टली ऐसी ही जिंदगी जी है, बिल्कुल। बट वो भी अच्छी नहीं है, मैं मत से वो भी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि हर चीज का बैलेंस चाहिए। वी नीड द एंजॉयमेंट एज वेल एंड साथ साथ सेविंग्स भी। तो उस चीज का ब्लेंड होना चाहिए, प्रॉपर मिक्सचर होना चाहिए, अच्छे वाला। तो ये रखना चाहिए, संतुलन बनाना जरूरी है। और फिर आपको शेयर मार्केट में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट तो हम यही कहेंगे, ऑब्वियसली इक्विटीज ही है। लेकिन इक्विटीज में भी आपको ये नहीं कि हर एक पे सारा पैसा इक्विटीज में डाल दिया। 20% जो आप सेव कर रहे हो उसमें भी आपको बाइफर्केट करना है, आपको एक ही जगह में पैसा नहीं डालना है। आपके पास डेट फंड्स है, आपके पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड्स है, ठीक है। देन इक्विटीज है। जिसको नॉलेज नहीं है दे शुड गो फॉर द म्यूचुअल फंड्स। अच्छा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स हैं जो आपका मैनेज कर रहे हैं पैसे को, आपको खुद तो लगाना नहीं पैसा, ठीक है। तो यू आर फ्री एंड आपने पैसा दे दिया फंड मैनेजर्स को, वो आपका पैसा लगा रहे हैं इन द बेस्ट पॉसिबल वे। वो जस्ट आपकी एक एक्सपेंस रेशियो जरूर लगेगी, ठीक है। एंड जिसके पास नॉलेज है एज वेल एज टाइम है, वो अपनी खुद रिसर्च करके इक्विटीज में लगाए, तो ऑब्वियसली रिटर्न तो ज़्यादा मिलेगा म्यूचुअल फंड से, क्योंकि आपने खुद रिसर्च करी है एंड वो एक्सपेंस रेशियो आपका एंड एग्जिट लोड जो लगता है वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये बाइफिकेशन रहेगी अपनी फॉर द इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, ये तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बताई। तो आई वांट टू नो कि जो एक एनालिस्ट का रोल है जैसे आपका है, तो ये करके हाउ डू यू अर्न मनी थ्रू दिस, मतलब कैसे आप लोगों की हेल्प कर इसमें पैसा कमाते हो? तो मैं अपना खुद का पोर्टफोलियो मैनेज करती हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। एज वेल एज आई प्रोवाइड रिसर्चेस। अच्छा, जो मेरे पास रिसर्चेस के लिए आते हैं, आई विल प्रोवाइड देम सम कि आप ये वाला स्टॉक परचेज कर सकते हैं। आई विल गिव देम द गाइडेंस। उसके बेस पर ही वी हैव द फीस एंड ऑल एज पर द सेबी रेगुलेशंस। वी फॉलो दैट एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी अर्न। अगर जैसे मैं एक इन्वेस्टर हूँ, बिगिनर हूँ, और मेरी जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उनके बारे में अगर they don't want to go through somebody जिसको नॉलेज है और वो खुद ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं जिससे उनको प्रॉब्लम हुए? कॉमन मिस्टेक्स तो सबसे पहले वो यही करते हैं कि पेनी स्टॉक्स में जाते हैं, जिनके फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, जो कंपनीज का आता पता ही नहीं है, आप उन्हें उनमें इन्वेस्ट कर दिया बिकॉज वो सस्ते हैं। अच्छा, 2 रुपए का 5 रुपए का स्टॉक है, वो खरीद लिया। लेकिन मैं ये नहीं कहती 2 रुपए का 5 रुपए का स्टॉक है तो गलत ही है, बट उसके आप चेक करो
प्रमोटर्स होल्डिंग क्या काम कर रहे हैं, प्रमोटर्स क्या काम कर रहे हैं, कंपनी क्या काम कर रही है, कंपनी की आगे फ्यूचर ग्रोथ है या क्या नहीं है, है? ये सब चीज़ें आपको सर्च करनी पड़ेगी, Read रिसर्च करनी करनी होगी। रिसर्च करनी। जो मोस्टली मिस्टेक करते हैं लोग यही करते हैं, सीधा आते हैं, डालते हैं पैसा एंड डन। कहते हैं हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी खरीदनी है, दे डोंट थिंक अबाउट द क्वालिटी, ओके दे डोंट थिंक अबाउट द क्वालिटी। बस हमें तो 1000 स्टॉक्स आ जाएंगे, इसके 2000 स्टॉक्स आ जाएंगे। वो ये नहीं देख रहे भाई 2000 स्टॉक्स भी आ जाएंगे, 2000 इंटू 5 10,000 आपने लगाए, वो भी तो आपकी हार्ड अर्न मनी है ना। करेक्ट। आपको ऐसे ही थोड़ी ना कुछ भी पैसा लगाना है कहीं भी। 10,000 भी आप एक 2 स्टॉक में लगाओगे जो 5-5 हजार के हैं चाहे, तो इट डजंट मैटर। आपको हमेशा कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू योर रिटर्न्स ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज। अच्छा, आपको आपने इन्वेस्ट करा 10,000 रुपये, 10,000 रुपये पे आपका 10% बन रहा है, मतलब 1,000 रुपये बन रहा है। आपको हमेशा 1,000 रुपये को नहीं देखना, आपको देखना है आपकी परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना बना। ओके। जज आपको ऐसे करना है। तो उसका कोई लिमिटेशन होता है कि इतने टाइम में तो देख लेना चाहिए, मैंने 10,000 रुपए लगाए हैं कि मैं इतने टाइम में तो मैं देखूं कि मेरी परसेंटेज कितनी होगी? नहीं, इसका नहीं, कोई जजमेंट नहीं है, कोई judgment नथिंग। नहीं है, okay। कोई कंपनी, अब मैं आपको बताऊं, पीएसयू सेक्टर्स थे पहले, जो एनबीसीसी का एक स्टॉक है, वो कितने साल तो कंसोलिडेट करता रहा, कुछ रिटर्न ही नहीं दिया, अच्छा। एंड आज शूट अप कर चुका है। ओके, सो मतलब कि 6 इयर्स पहले हाँ जी। वो स्टॉक 135 पे था, फिर उसका डाउनफॉल चला, एक ही जगह पे चलता रहा, एंड देन अब आया है वो 1-2 महीने पहले 140 पे। तो जिसने 35 में खरीदा होगा, स्टे करा होगा, जो स्टे करा होगा, लोगों में पेशेंस नहीं होती। एंड द पॉइंट इज दैट आपने कब खरीदना है, किस चीज को खरीदना और कब खरीदना है, टाइमिंग बहुत मैटर करता है। मेरा यही अगला आपसे सवाल है कि एक स्टॉक को कब खरीदना चाहिए, कितना होल्ड करना चाहिए, और क्या स्पेशल इंडिकेटर्स होते हैं कि हमें अब बस इस स्टॉक को बेचना है, क्योंकि लोग पकड़ के बैठ जाते हैं, ग्रीड होती है कि अब बढ़ जाएगा, अब बढ़ जाएगा, अब देखियो बढ़ेगा, एंड समटाइम्स यू नो पीपल दे लिसन टू अदर पीपल कि भाई ये बढ़ेगा तो ले ले, और कईयों की तो ईगो भी होती है, नहीं मैं इस स्टॉक को नहीं बेचूंगा क्योंकि ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। सो उस पे आप बताइए कि कब खरीदना चाहिए और बेचना चाहिए। देखो, हमारी स्टॉक मार्केट में एक सेक्टर रोटेशन चलती रहती है। सेक्टर रोटेशन मतलब आजकल का दौर चल रहा है, 2-3 से 5 साल चलेगा वो दौर, ईवी, सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी का। अच्छा, आजकल का ये दौर चल रहा है, ठीक है। मेटल सेक्टर चल रहा है, सेक्टर रोटेशन। आपने देखा होगा अभी थोड़ा टाइम पहले आईटी सेक्टर बहुत चल रहा था, अब वो कंसोलिडेट कर रहा है। हमारे इंडिया में क्या, अपनी स्टॉक मार्केट में हर जगह एक सेक्टर रोटेशन चलता रहता है। उस टाइम पे वो सेक्टर चल रहा था। आज आप आईटी में डालोगे तो वो पैसा नहीं बनेगा जो उस टाइम पे, अभी भी बनेगा पैसा, लेकिन वो पैसा नहीं बनेगा जो 2013-14 में बन रहा था, राइट। अब बनेगा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। करेक्ट। तो ये चीजों के लिए अपडेट रहना, आप न्यूज पढ़िए, आप उसके स्टॉक्स पढ़िए, आजकल क्या चल रहा है, अपडेट रहिए, उसको अपडेट करके ही आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। द पॉइंट इज दैट सारी कंपनीज अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज बेकार है। फंडामेंटल्स जिसके अच्छे हैं आपने उसमें तो लगाया, लेकिन किस कंपनी में कब लगाना है, दैट आल्सो मैटर्स। जैसे अभी ईवी सेक्टर आपने बोला कि ईवी सेक्टर बहुत बूम करने वाला है, और स्पेशली अभी आई थिंक इलेक्शंस का भी रिजल्ट आने वाला है। सो उसका आपको क्या लगता है कि क्या कौन से सेक्टर में लगाना सेक्टर में इलेक्शंस के बाद? देखो, अपने ये डिपेंड करता है हमारी रूलिंग पार्टी आती है या फिर दूसरी पार्टी आती है, ठीक है। अभी एज सच ये भी है कि क्या पार्टीज चेंज होने से शेयर मार्केट पे बहुत फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, मेजर फर्क पड़ेगा फॉर द शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्यों फर्क पड़ेगा, अपनी स्टॉक मार्केट जो है ना न्यूज़ एंड इवेंट्स के बेस पे चलती है थोड़ी सी, अच्छा, ठीक है। तो वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। अब क्या है, हमारी स्टॉक मार्केट जो है, हमारी मार्केट ना एक एब्जॉर्ब कर चुकी है, उसको एक्सपेक्टेशन है कि भाई बीजेपी आएगी। अच्छा, आई एम नॉट बायस, पहले मैं बता दूं, आई एम नॉट बायस फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपने इसमें, राइट। तो हमारी स्टॉक मार्केट को ना अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ना पसंद नहीं आते। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लोग हमारी स्टॉक मार्केट एब्जॉर्ब करके बीजेपी आएगी, तो अब बीजेपी आएगी तो वो रैली कर रही है। अभी से ही आप देखोगे, आरबीएनएल का स्टॉक देखो, आप इरेडा देखो, आप बीडीएल देखो, आप एचएएल देखो, सब बूम कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि हमारी जो रूलिंग पार्टी है इनका फोकस है डिफेंस पर, रेलवे पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो ये बूम कर रहा है। अगर ये चीज नहीं होती है, रूलिंग पार्टी नहीं आती है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स का मन डगमगाएगा, बिल्कुल,
कहेंगे भाई हमने इसलिए तो लगाया था क्योंकि इस पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है। करेक्ट Right. करेक्ट। अब पता नहीं ना नेक्स्ट पार्टी क्या करेगी, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से पीएसयू सेक्टर्स पे फोकस था वो डाउन जाएंगे, अच्छा अपना रेलवे सेक्टर है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, वो थोड़ा सा डाउन जाएगा, लेकिन बट फॉर द शॉर्ट टर्म, क्योंकि अपनी स्टॉक मार्केट डिपेंड करती है इन चीज़ों पे, लेकिन ओवरऑल डिपेंड करती है कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उनके पास धंधा है या नहीं है, उनके जो प्रमोटर्स है काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, Right. उनके पास कर्जा है या नहीं है, इन सब P&L चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये हाँ। फॉर द शॉर्ट टर्म है इलेक्शंस का, अच्छा ठीक है। फिर रूलिंग पार्टी के बाद जो दूसरी पार्टी आ रही है, जो अपनी गवर्नमेंट बना रही है, वो क्या पॉलिसीज ला रही है, वो क्या आगे करना चाहती है, फिर उस सेक्टर पे हम वर्क करेंगे। तो उसके फिर शेयर्स बढ़ेंगे। बड़े ऑब्वियसली उसको हम रिव्यू करेंगे, यही काम है एनालिस्ट का। कब खरीदना चाहिए, जो सेक्टर उस टाइम पे बूम कर रहा है आपने बताया, ठीक है, कितना पीरियड तक होल्ड रखना चाहिए और कौन से स्पेशल इंडिकेटर्स होते हैं कि हमको इसको बेच दो। दिस इज लाइक अब हमारा क्या पता चलेगा, हम चार्ट स्टडी करते हैं, चार्ट स्टडी में हमें पता चलता है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस कहाँ पर है, किस लेवल पे ब्रेकआउट्स हैं, किस लेवल पे सस्टेन कर रहा है कंसोलिडेशन, ये हमारी सारी चार्ट स्टडी होती है। दिस इज टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। हम इसके बेस पे हम एक आइडिया लग जाता है, एज वेल एज फंडामेंटल्स के बेसिस पे हमें आइडिया लग जाता है कि ये आज 1000 रुपये का स्टॉक है, इसके रिजल्ट्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके बेस पे हमें आइडिया लग जाता है भाई ये इतना स्टॉक इतना तक जा सकता है। और एक ये भी पता चल जाता है भाई ठीक है, हमें पता चल गया ना रिन्यूएबल एनर्जी का 5 साल तक बूम है, तो 3-4 साल के बाद हमें निकालना है उसको। राइट। जब हमें पता चलेगा उसकी स्टेगनेंट पोजीशन आ गई, एक आप प्रॉपर्टी भी खरीदते हो ना, एक एरिया की एक स्टेगनेंट पोजीशन आते थे, आप स्टेगनेंट पे निकाल देते हो ना, फिर दूसरे सेक्टर पे चले जाते हो, तो ये रोटेशन चलता रहता बड़ा अच्छा आपने ये प्रॉपर्टी की बात बोल दी। है। अब जैसे हमारी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी, गोल्ड, और जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, मतलब एक नया जो इसके अंदर आ रहा है इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हुए, सो यूजुअली लोग उसी में इन्वेस्ट करते हैं कि या तो मैं प्रॉपर्टी में करूं, गोल्ड में, शेयर मार्केट में समझते हैं, सेफ फिक्स्ड समझते हैं। डिपॉजिट्स हो गई पुरानी। तो शेयर मार्केट में कैसे उनको, मतलब आप लोग सोचते हो कि आना चाहिए? एक बात सोचो आप, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में आपने सोचा, आपको पता है वो फिक्स्ड डिपॉजिट का पैसा भी कहाँ लग रहा है? एक्चुअली वो तो उसका तो कोई बिल्कुल वो ही नहीं होता, आइडिया नहीं है। बिल्कुल अब नहीं एक होता। बात सोचो, आपको बैंक के पैसे क्यों दे रहे हैं 6% का रिटर्न? पर आप देखो ना, जैसे फिक्स डिपॉजिट है, वो मेरा पैसा गया एक कंपनी के पास गया, या प्रॉपर्टी मैंने ली, वो नॉन इविल और अननॉन इविल वाला एक मुद्दा आ जाता है। अभी शेयर मार्केट तो बिल्कुल अननॉन इविल ही है, तो उस केस में मेरे को, और ऊपर से इतनी बातें सुनने में आती रहती है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ आ गया, बड़ा Scams हो जाते हैं कभी। एक अजीब सा, आपने खुद देखा ही होगा, एक अजीब सा माहौल रहता है शेयर मार्केट के ऊपर, एक काला बादल हमेशा छाया रहता है डर का। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी नॉलेज। Okay. सारा खेल नॉलेज का है। ऐसे तो आप किसी को ड्राइविंग नहीं आती, आप ड्राइव कर रहा है कोई इंसान, वो तो आप वो भी आगे मार देगा, हाँ ये बात राइट। ऐसे ही आप शेयर मार्केट में बिना नॉलेज के घुस गए हो तो वो भी आप डुबोगे ही पैसे को। बिल्कुल ये बिल्कुल। तो किसी भी बिजनेस में, किसी भी फील्ड में है, हाँ जी, जब तक आपको नॉलेज नहीं है जिस फील्ड की, तो आप उसमें सक्सीड कर ही नहीं सकते हो। इट्स लाइक दैट ओनली। अब ये शेयर मार्केट का भी पैसा आपको बैंक वाले आपको FD का 6% फ्री में बैठा हुआ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वहां से वो कम से कम 15% कमा रहे हैं शेयर मार्केट से, तो आपको 6% दे रहे हैं। वो कहाँ जा रहा है सारा पैसा? अच्छा, बैंक वाला पैसा कहाँ लगा रहा है वो? हाँ। आपसे 1 करोड़ रुपए ले लिया, फॉर एन एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए ले लिया, वो 1 करोड़ रुपए कहाँ जा रहा है? वो लगा तो वहीं रहे, अच्छा वो घूम फिर के शेयर शेयर मार्केट में लग रहा है वो invest कर पैसा, लेकिन वो शेयर मार्केट आपको तो 6% दे रहा है, वो खुद कमा रहा है 15-20%। रहे हैं। क्योंकि उसके पास आप जैसे एनालिस्ट बैठे हुए हैं। यही जैसे रियल एस्टेट में किसी ने लगा दिया, वो लगा प्रॉपर्टी खरीद ली, उसको तो पता है कि चल प्रॉपर्टी के रेट्स तो चाहे धीरे बढ़ जाएंगे, मेरा पैसा सेफ है। सो जो शेयर मार्केट में पता नहीं लगता कि नहीं, ये मैं आपको एक, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इट्स लाइक क्यों नहीं पता लगता? आपने ऐसी कंपनी में लगाया जो काम कर रही है, भाई दिख रहा है, उसके पास ऑर्डर्स है, जितने की कंपनी ने उतने तो उसके पास ऑर्डर्स खड़े हैं। मैं आपको बताती हूँ, NBCC है, नारोजी नगर का, यहाँ का सारा एरिया जो है उसके पास है, वो काम कर रही है, उसके पास कंपनी के जितने की कंपनी नहीं है उतने तो उसके पास ऑर्डर्स खड़े हैं आज के टाइम पर। तो क्यों नहीं ग्रो करेगी? जिस कंपनी के पास धंधा है, आज हमारे पास धंधा है, किसी हम अच्छी मार्केट में बैठे हैं, फॉर एग्जांपल एक शॉप लेकर अच्छी मार्केट में बैठा है, और एक बंदा एक कोने की दुकान पे बैठा है जहाँ पे वॉक इन नहीं है, तो ऑब्वियसली वो चलेगा ना। नहीं, अभी जैसे एज ए बिजनेसमैन आपने बोला, मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है इसी में
कि ऑर्डर्स खड़े हैं, मतलब एक इन्वेस्टर को उनके ऑर्डर्स का कैसे पता चलेगा? सब इंफॉर्मेशन है, कंपनी की तो नहीं। अच्छा, पूरा डेटा? हाँ। पूरा डेटा आपके पास पता चलता है ना, कि आपको पब्लिक सेक्टर कंपनीज का सब कुछ पता, उनको रेगुलेटरीज ने डिफाइन कर रखा है, आपको डालना है ये सारी चीजें, इंफॉर्मेशन। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल होती हैं ओके, एवरी 3 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स के 3 क्वार्टर के लिए quarterly। रिजल्ट्स आते हैं, आप रिजल्ट्स चेक करो कि क्या पिछले जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने एनबीसीसी में ही लगा दिया कि हम यही स्टॉक ले लेते हैं, इसमें प्रमोशन नहीं है, नो टिप, नो रिकमेंडेशन, जस्ट एन एग्जांपल, राइट। तो आपने स्टॉक में लगा लिया पैसा, ठीक है, तो आप हर क्वार्टरली उसके रिजल्ट्स चेक करो, क्या वो सच में वर्क कर रही है। ओके। तो कहीं ना कहीं जो उसका वर्क है, उसके प्रॉफिट्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपके रिफ्लेक्ट करेंगे प्राइसेस में। करेंगे। तो मतलब इट्स लाइक अ फुल टाइम जॉब। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है शेयर्स में, तो उसको अच्छे से मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, या तो किसी आप जैसे एनालिस्ट को या सेबी से जो भी रजिस्टर्ड होते हैं उनके थ्रू अपने पैसा लगाए। अदरवाइज अगर खुद से कर रहे हैं तो प्रॉपर पढ़ाई और अच्छा से देखकर फिर अपना फिर कर रहे हैं। ये तो आप हो गया कि हु कैन इन्वेस्ट देयर टाइम इन रिसर्च। अब जो लोग जिनके पास इतना टाइम नहीं होता है रिसर्च करने का, सॉरी टू इंटरप्ट यू, रिसर्च करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, आपको 4 या 5 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, उसमें ही इन्वेस्ट करो आप, उसकी आपको रिव्यू करना है हर 3 मंथ्स बस। पर नेहा जी एक चीज देखो ना, आप इसलिए कहना मतलब आसान है क्योंकि आपको अपना वो उन फिगर्स के अंदर और उस चार्ट्स के अंदर ना हाँ, दुनिया दिखने लग गई है। टेक्निकलिटी हर एक इंसान को नहीं पता होती हाँ। कि कैसे देखे चार्ट को, कैसे ऑब्जर्व करके एंड देन वो तो आप तो डॉक्टर हो, आपने दवाई तो खानी है, पर पेशेंट को सोचना। लोग करते हैं सेफ साइड म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं, जो अच्छा गिना चुना कोई जैसे रेकमेंड करे वो डाल देंगे। डे टू डे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको तो मेरे ख्याल से फुल टाइम प्रोफेशन की तरह से ही करना चाहिए। जो डे टू डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करने की, उसी दिन खरीदना बेचना, तो फुल टाइम ट्रेडिंग ही है। अगर इन्वेस्टमेंट का करना है तो आप गाइडेंस ले सकते हो विद द पर्सन जो खुद नॉलेजेबल हो, रिसर्च एनालिस्ट हो या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हो, ठीक है, जो भी सर्टिफाइड है थ्रू NISM और रजिस्टर्ड है विद सेबी। आप उन्हीं की राय लीजिए, समझिए आप उन चीज़ों को, उसके पीछे लेने के बाद भी टेक योर फाइनेंशियल एडवाइजर की भी एडवाइस ले सकते हैं, एंड उसके बाद भी खुद भी एनालाइज कीजिए। बस किसी ने कह दिया फिर लेना नहीं, क्योंकि आपको कन्विक्शन नहीं आएगी। आपने किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाया तो आपको कन्विक्शन है ना भाई, इस साल बाद 2 साल के बाद ये मुझे पैसा देगा, वो आपको कन्विक्शन आई। वो कन्विक्शन ऐसे ही स्टॉक्स में भी लाइए, वो भी आपकी हार्ड अर्न मनी है। करेक्ट। आपको जब उसमें कन्विक्शन आ जाएगी तो वो 10-20% बढ़ने के बाद निकालोगे नहीं, आप कहोगे मैं तो 100% पे ही निकालूंगा इसको, जब वो इतना बढ़ जाएगा। तो कन्विक्शन लानी पड़ती है। कन्विक्शन तब आएगी जब आप पढ़ेंगे, साथ साथ आप किसी फेथफुल इंसान की आप लेंगे राय, जो कि खुद सर्टिफाइड है, रजिस्टर्ड है। अभी जैसे आपने सेबी का नाम लिया, सेबी एक गवर्नमेंट बॉडी है, आई थिंक सब काफी लोगों ने सुना। सो सेबी का क्या रोल क्या है शेयर मार्केट में, मतलब हाउ डज सेबी वर्क, मतलब वो क्या कंट्रोल कर रही है शेयर मार्केट, कैसे रेगुलेट करती है, उसका क्या फंक्शन क्या है एग्जैक्टली? सेबी हम रिसर्च एनालिस्ट पे एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स पे एज वेल एज अपने स्टॉक एक्सचेंजेस पे सबका पापा है। अच्छा, सिंपल। हम लोगों को सबको उन चीज उधर हमें हर चीज बतानी है, कंपनीज को भी सब कुछ बताना है, सेबी को बताना है। ठीक है, जैसे आप एनालिस्ट हैं तो आपकी रिपोर्ट वहाँ पर है, मेरा एक वहाँ पे डैशबोर्ड है। अच्छा, मेरा अभी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट रजिस्टर्ड, आई हैड अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन। वो मेरा जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आई हैव दैट डैशबोर्ड ओवर देयर। तो मैं वहाँ पर सारी रिपोर्ट्स जाएंगी मेरी, कि मैंने यहाँ ये रिपोर्ट्स दी हैं और मेरी ये कॉल्स या एडवाइस मैंने दी थी, ये सब इंफॉर्मेशन वहाँ पर होगी सेबी के पास। ऐसे ही और चीज़ों की भी इंफॉर्मेशन, और कंपनीज को भी और रिसर्च एनालिस्ट को भी, एक्सचेंजेस को भी सारी रिपोर्ट करनी है अपनी सेबी को। और जहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसीज होंगी, दिक्कतें होंगी, ऑब्वियसली रेगुलेट करेगा सेबी। सो ये डिस्क्रिपेंसीज मतलब अभी फिल्मों में तो हम इतना देखते ही रहते हैं कि सेबी है और ये है, तो अभी भी ये हो जाती है डिस्क्रिपेंसीज, मतलब लोग कर जाते हैं फ्रॉड, स्कैम वगैरह कर जाते हैं। देखो पहले होते थे, पहले बहुत ज्यादा हुए, लेकिन अब हो तो देखो हर चीज का ना तोड़ है। आपको पता है, जैसे कोई कुछ आता है उससे पहले तोड़ आता है, हैकर्स पहले आ जाते हैं। ये तो आपने हर जगह देखा है। चोर पहले चोर ताला तोड़ के आते थे पहले, अब फिर वो हाईटेक वाले चोर हो गए हैं, है ना, फोनों में घुसने लग गए हैं। फोनों में घुसने लग गए। तो ऐसे ही
हर चीज के तोड़ तो हर कोई निकाल लेता है, लेकिन हाँ। मुझे लगता है सेबी अब बहुत टाइट होती जा रही है, हाँ। तो चांसेस कम हो गए हैं, वो मोस्ट सेफ हो गया है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो हर जगह है। जैसे हर्षद मेहता साहब का एक बहुत बड़ा घोटाला सुनने में आया, हाँ। तो अब तो ऐसा कुछ नहीं सुनने में आएगा ना सडनली। लगता नहीं है, चांसेस लगता आर वेरी लेस बिकॉज रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ज़्यादा हो चुके strict हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं एंड सब कुछ बहुत रेगुलेटेड हो चुका है, एवरीथिंग इज कंप्राइज्ड एज वेल। ओके। इसका भी बहुत फर्क है, तो चांसेस आर वेरी लेस। तो क्या कोई लोग हैं जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करते हैं, ऊपर नीचे जो भी होना है? बिग प्लेयर्स कह लो। हाँ, बिग हाँ, प्लेयर्स। सो बिग प्लेयर्स ही हमारी स्टॉक मार्केट चलती किस बेस पर है, प्राइसेस किस बेस पे आते हैं, अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, राइट। किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है किसी प्राइस पे तो वो प्राइस ऊपर जाएगा, करेक्ट। तो ऐसे ही वहाँ पर अगर बल्क बाइंग कर ली किसी ने, ह्यूज क्वांटिटी में किसी ने वहाँ पे परचेज कर लिया, तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिमांड बढ़ गई ना, तो वहाँ पे ऊपर चला गया प्राइस। तो इट्स लाइक वो जिनके पास जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर्स, सम आर देयर जो वो एकदम से प्राइस को शूट अप एंड डाउन कर सकते हैं, लेकिन वो ह्यूज क्वांटिटी में ही हो सकता है, लेस क्वांटिटी में नहीं होता। और दैट इज देयर, मतलब कर कंट्रोल करते ऐसा हैं तो है। है। अच्छा, एक और चीज़ है कि बहुत लोगों में मिसकंसेप्शन है, या वो सोचते हैं कि अगर इंडियन मार्केट में, शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया तो इट्स काइंड ऑफ अ जुआ और अ सट्टा। तो इसके पीछे क्या स्टडी है, क्या लॉजिक है, कुछ रिसर्च है दैट यू शुड टेल अस एंड व्यूअर्स? सी जुआ तो आप नहीं कह सकते इसको, जुआ तो तब भी है जब आप किसी बिजनेस में कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है उसकी ABCD, राइट। तो जुआ तो वो भी है, ठीक है। किसी चीज को पढ़कर, जानकर, समझकर करी हुई चीजें, कैलकुलेटेड रिस्क लेकर करी हुई चीजें, वो जुआ नहीं कहलाती। चीजों को समझकर, आपको फेथ है किसी कंपनी में, आपको दिख रहा है कोई कंपनी काम कर रही है, तो कोई जुआ नहीं है। हाँ, लेकिन आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहे हैं, दिस इज अदर सेगमेंट दैट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहे हो जिसकी आपको नॉलेज नहीं है, राइट। आपको यू डोंट नो द स्ट्रैटेजीज, यू डोंट नो द सेटअप, देन यू कुड से जुआ, अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेकर नहीं कर रहे हो तो। अदरवाइज इट्स नॉट अ जुआ, इट्स अ प्रॉपर मैथ्स गेम, प्रॉपर कैलकुलेशन गेम, प्रॉपर साइकोलॉजी गेम। ओके। इट्स ऑल अबाउट दैट। अब बात शुरू हो ही गई है FNO की, वो तो मैंने सोचा था आपसे बाद में पूछूंगी। सो टेल अस मोर अबाउट इट, कि क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जो ये है, इसमें बहुत क्विक पैसा लोग कमा भी लेते हैं और गवा भी देते हैं। सो इसमें एंटर करना चाहिए, या जस्ट हम शेयर मार्केट में खाली शेयर्स खरीदे बेचें, या लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म शेयर? जिसने टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करा है, समझा है, जानता है इसके इन एंड आउट्स अबाउट द ऑप्शन ट्रेडिंग, तभी करिए, नहीं तो मत करिए। कई लोग आते हैं हमारे पास Tier 2 Tier 3 के, मैम मेरे पास तो 10-20 हज़ार रुपए हैं, मुझे लगाने हैं। अच्छा। भाई मत करो, कि ट्रेडिंग ही मिली आपको 20,000 रुपए हैं तो मतलब कि ये होती कैसे है? आई मीन बेटिंग करते हैं लोग, कैसे नहीं नहीं, चलता है बेटिंग काम? कुछ नहीं है। इट्स लाइक आपने ऑप्शंस परचेज करे एंड सेल करे, अच्छा। ठीक है। उसकी टेक्निकलिटीज पे नहीं जाकर हम समझते हैं पहले कि क्यों लोग आते हैं, क्यों एक्साइटेड हो जाते हैं लोग, कहते हैं कि 10,000 का हम 50,000 बना लेंगे। हाँ। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में बन सकता है, अच्छा। लेकिन इसके आपको इन एंड आउट्स पता होने चाहिए, इसमें जा भी सकता है। तो आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है कि भाई 1:2, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। जैसे अगर ठीक हिंदी है। भाषा में बोला जाए कैसे होती है, कि जैसे मेरे पास 10 रुपए हैं, सो कैसे आप मैं आपके पास बताओ। आई, हाँ, you're a seller, मैं buyer हूँ, explain like this हाँ। for the people who Layman। don't know एक FNO and लेमैन all. के लिए। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसना चाहिए, क्यों ना घुसे, सबको घुसना चाहिए, बट द पॉइंट इज दैट नॉलेज लेकर, समझकर, एंड विद अ लिमिटेड अमाउंट। ये नहीं मेरे पास तो 1 लाख रुपए, मैंने 1 लाख रुपए सीधा डाल ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा दी, Right. ऐसे नहीं। नहीं। आपको पहले सीखो, समझो, टेक्निकल एनालिसिस जानो, सेटअप बनाओ। इसका एक सेटअप है, हर किसी के लिए वो सेटअप काम नहीं करता। जैसे कि ऑप्शन बाइंग में स्पाइक्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, प्रीमियम्स अच्छा। ना भागते हैं, अच्छा। एकदम से 10 का 100 हो गया, 100 का 0 भी हो गया, अच्छा। तो ऐसे स्पाइक्स होते हैं उसमें। तो आप अपनी साइकोलॉजी को जानो पहले, क्या वो आप साइकोलॉजी, उस साइकोलॉजी में हैंडल कर पा रहे हो इतनी इतना स्पाइक्स को, ले भी हाँ। सकते रिस्क, हो या और नहीं? क्या आप एकदम से देख रहे हो कि मैंने 10,000 रुपए लगाए तो 10,000 के लाख हो गए, लाख से 0 हो गए, क्या वो चीजें हैंडल कर पा रहे हो आप अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करो पहले,
करके देखो, छोटे अमाउंट से करके देखो, या पेपर ट्रेडिंग करो पहले। ओके ठीक है, पेपर ट्रेडिंग करने का, पेपर ट्रेडिंग में वर्चुअल मनी होता है, आपने उसमें अपने आप को जज करो। वैसे आप प्रॉपर्ली जज नहीं कर सकते देखो वर्चुअल मनी में, बिकॉज आपके पास साइकोलॉजी नहीं इन्वॉल्व हो रही है उसके अंदर, करेक्ट। लेकिन थोड़ा थोड़ा नॉलेज होएगा। देन अपने छोटे छोटे चंक ऑफ अमाउंट से आप स्टार्ट करो। ठीक है, देन आप स्टार्ट करो। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो ये प्रीमियम्स फ्लक्चुएशन है। ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, आपको ये पता चल रहा है आपको थोड़ा सा एज है थीटा डीके का, थीटा डीके का आपको बेनिफिट हो रहा है। प्रीमियम्स उसमें भी स्पाइक कर रहे हैं लेकिन फिर भी लो है एज कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग। ओके अगर आप इस पे सेटल हो रहे हो, आप किस में सेटल हो पा रहे हो, आप बाइंग में हो रहे हो या सेलिंग में हो रहे हो। थर्ड इज ऑप्शन सेलिंग विद हेजिंग, जिसमें आपका रिस्क डिफाइंड है एंड एज वेल एज प्रॉफिट्स टारगेट्स भी डिफाइंड है। तो आपको पता है कि मुझे ना इतना मैंने लगाया तो 1 या 2% मुझे इसका मिलेगा। ठीक है, तो आप डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी किस में सेट हो रही है। ओके, तीनों टाइप की ट्रेडिंग है। अब ट्रेडिंग में 70% साइकोलॉजी है, 20% 30% ही है टेक्निकल्स। तो जिसका माइंड उस टाइम पे सेट हो रहा है, माइंडफुली आप काम करो, उस पे सेट हो रहा है, तो आप वो चीज यूज करोगे। जिसको इंट्राडे में नहीं मजा आ रहा वो जाएगा फिर अपने फ्यूचर्स पे, कि आपने फ्यूचर्स खरीद लिए एंड उसमें भी हेजिंग करके करो। अगर वो भी क्लैरिटी नहीं तो स्विंग ट्रेडिंग करो, दैट इज द सेफ एंड रिलैक्सिंग एंड द काम वन। स्विंग ट्रेडिंग इज कि कुछ स्विंग ट्रेडिंग इज आज आपने स्टॉक खरीद लिया, आपको पता है भाई इसका टारगेट 20-25 दिन में या 6 महीने में 1000 का स्टॉक है, 1500-2000 पहुंच जाएगा, मैं 2000 रुपये लेकर निकल गया, खत्म। अच्छा, ओके ओके 20% 30% निकाला, मैंने लाख लगाया था, 20% निकाला, खत्म। अपना महीने 2 महीने में अगर 20-30 टका आ रहा है तो दैट्स फाइन। हाँ ये बात भी है। तो वो रिलैक्सिंग ट्रेडिंग है। आपने ब्रेकआउट स्टॉक्स देखे, बहुत सारे हमारे टेक्निकल्स होते हैं इसके। तो उससे हमें पता चल जाता है भाई अब ये निकल गया, इसने रीटेस्ट कर लिया, अभी निकलेगा। हमें चार्ट्स के थ्रू बहुत चीजें पता चल जाती है, दैट इज टेक्निकल नॉलेज। वो आपने नॉलेज गेन कर ली, उसके बाद आप करो स्विंग ट्रेडिंग करो। और अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी तो प्रॉपर सेटअप पे कि मेरा ये सेटअप आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। नहीं तो मोस्टली लोगों को शिकार हो जाते ओवर ट्रेडिंग के, कि भाई अब तो 10,000 का 50,000 बनाना है, आज तो 50,000 लेकर ही उठना है। ये वाली साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है। और ये वो लोग हैं जो नॉलेजेबल, जिनके पास होती भी है, वो भी खा जाते हैं। ओवर ट्रेडिंग का बहुत लोग शिकार होते हैं। स्टार्टिंग में हर कोई शिकार, मैं भी शिकार हुई हुई हूँ, मेरे साथ भी हुई हुई ये ओवर चीजें। ट्रेडिंग का मतलब मुझे लगता है ओवर स्मार्टनेस बॉडी बन जाता है, एक ही मारे जाते हैं। मतलब कि आपने एक बार लिया भैया तो अब मेरा तो लॉस हो गया, अब मुझे रिवेंज आ गया, नहीं इसको तो आज ही लॉस रिकवर करना। मेरा आज 10,000 का लॉस कैसे हो गया, मैं तो ठीक था ये, मैं दोबारा से वही लेता हूँ, फिर दोबारा से वही लेता हूँ। इस चक्कर में वो 10,000 का लॉस 50,000 के लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। ईगो आ जाती है, ईगो आ जाती है। तो वो चीजों से आपको बचना है। आपको लिमिटेड लेना है, लिमिटेड ट्रेड्स लेने और सेटअप पे लेना है कि ये मेरा सेटअप बनेगा तो मुझे ट्रेड करना है, नहीं तो मुझे नहीं करना। एटलीस्ट 2 to 3 कंफर्मेशंस होंगी तो हिट, बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। कुछ फिक्स नहीं है इसके अंदर, नथिंग इज फिक्स्ड। आप प्रोबेबिलिटी पे वर्क कर रहे हो। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी पे वर्क कर रहे हो तो आपको सेटअप्स होने चाहिए आपके कि 1 2 3 टिक लगेंगे तो मैं ट्रेड लूंगा, तो चांसेस ऑफ विनिंग हाई हो गया ना। आप 1 टिक पे ले लिया आपने तो आपको रिस्की हो गया वो ट्रेड। 2 टिक्स 3 टिक्स हो गए तो चांसेस और हाई कि आपका ये आपके फेवर में जाएगा ट्रेड, एज वेल एज जो आपने लॉस लेना है वो भी स्टॉप लॉस ऑन द सिस्टम। मेरी हर लाइव में हर चीज में बार बार होता है स्टॉप लॉस ऑन द सिस्टम, क्योंकि आपको पता है फिर आप रिलैक्स होकर बैठ गए भाई 100 का चीज अगर 80 रुपए आ गया तो मेरा खुद कट जाएगा, मुझे नहीं काटना, वो खुद कट जाएगा मेरा सौदा। तो अगर हमारा वो खुद कट रहा है तो हम रिलैक्स बैठे कि हमें पता है आज मैंने 10,000 रुपये लगाए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा 2,000 का लॉस है। जब आपको वो रिस्क डिफाइन होता है आप रिलैक्स बैठते हो, आपका बीपी ऊपर नीचे नहीं होता। तो बीपी ऊपर नीचे शूट करेगा तो वो ऐसा पैसे कमाने का भी कोई फायदा नहीं जिसमें आपका बीपी इतना ऊपर नीचे। तो रिलैक्स करके जो आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल बैठे वो ट्रेडिंग स्टाइल लीजिए। अब एक बात आप मुझे और बताओ, आजकल पिछले 2 साल 1.5 साल से एआई बहुत छाया हुआ है, और एआई की वजह से हर सेक्टर में किसी को डर बैठा हुआ है, कुछ सेक्टर्स बूम भी कर रहे हैं। बहुत सिनेरियो आपने नोटिस किया होगा पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से एआई हर जगह सुनने को आ रहा है। सो एआई को स्टॉक्स के साथ, शेयर्स के साथ जोड़ के आने वाले 5 7 10 साल में आप क्या फ्यूचर देखते हो? मतलब एआई क्या रेवोल्यूशन इसमें भी लेके आएगा, मतलब या ह्यूमन फैक्टर हमेशा से रहने वाला है? मान लीजिए मैंने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी एक बहुत सॉलिड अच्छे सॉफ्टवेयर डिजाइनर को हायर कर लिया और उसने कुछ ऐसा ही एआई सॉफ्टवेयर ही बना दिया जिसमें मैंने एल्गोरिथम बनाया, डेटा डाला और निकल के आ गया भाई इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, ये तो आपको 100-200 टाइम देखी जाएगा। यू नो
ऐसा हो रहा है, सुनने में आ रहा है। ऐसा है, इसको हम कहते हैं एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग अच्छा ऑलरेडी अवेलेबल है? ऑलरेडी अवेलेबल है, ये 4-5 साल नहीं अभी से चल रही है ये चीजें। अच्छा। चलती है, लेकिन बस अभी सॉफ्टवेयर अभी बहुत महंगे हैं सॉफ्टवेयर्स, अच्छा। तो कम लोग यूज कर रहे हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स ही यूज कर पा रहे हैं इसको। अच्छा, अब आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर तो है स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी कैसे कैसे इवॉल्व होता है, टाइम लगेगा लेकिन इसको प्रॉपर्ली इवॉल्व होने के लिए एंड रिटेल इन्वेस्टर्स तक आने के लिए। जैसे एआई का अभी जो फंक्शन है, अगर हमने उसमें डेटा डाला, फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट डाला मैंने कि मुझे इसके ऊपर कुछ चाहिए राइटर, तो वो एक अच्छा सा राइटर ढूंढ के दे देता है। करेक्ट। सो ऐसे ही एआई अगर बॉट्स डेवलप हो गए, सो वो किसी भी कंपनी का जो प्रिडिक्शन है वो इतना अच्छा कर लेंगे जो एक ह्यूमन को करने में बहुत टाइम लग जाता है। सी अभी भी जैसे आप देखो तो सॉफ्टवेयर देखो तो सारा स्क्रीनर करके हमें दे देती हैं चीजें, हाँ, कि लेकिन हमें डिसाइड करना हमारा काम है। वो तो एक ह्यूमन इंटरवेंशन थोड़ा सा रहेगा ही उसमें। डिसाइड डिसीजन पावर तो एक ह्यूमन के पास ही है ना। ओके, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो एआई से, पता चल सकता है आपको सारी चीजें कंपनी के बारे में, हर चीज। लेकिन जैसे अब मैं screener.com है एक वेबसाइट, मैं उसको यूज करती हूँ, उसके अंदर प्रॉज एंड कॉन्स भी आ जाते हैं, तो मुझे उसने कंपनी के डाटा से तो उसने मुझे बता दिया ना कि ये उस कंपनी के प्रॉज है, इस कंपनी के कॉन्स है। अब जज करना हमारा काम है अच्छा अच्छा, कि ये कौन सा सही है कौन सा गलत कौन है। सा सही है? लेकिन हाँ, एल्गो ट्रेडिंग आज के टाइम पे हो रही है, ऑप्शंस पे हो रही है एल्गो ट्रेडिंग, खुद ही खरीदा और बेचा जाता है। अब इसके सक्सेसफुल रेशियो अभी तो चल रही है, अब लेकिन इसको टाइम लगेगा इवॉल्व होने में। जब इवॉल्व हो जाएगा देन रिटेल इन्वेस्टर्स क्या आएगा, तो हम भी ट्रेडिंग करेंगे उसमें। अभी तक आई है नॉट यूज नहीं करा मैंने, पर्सनली मैंने एल्गो ट्रेडिंग यूज नहीं करा है। इसके अलावा अगर बाई चांस लॉस हो जाता है एक न्यू इन्वेस्टर को या किसी को भी, तो उसको रिकवर कैसे करते हो होता है वो? मान लीजिए मैंने पैसे लगाए और लॉस हो गया, कोई ऐसी ट्रिक्स होती है? हाँ, सबसे पहले तो जब हमें लॉस हो जाता है हमें रिकवर करने के बारे में सोचना ही नहीं है। अच्छा, भूल जाए। वो ये समझ लो हमारी मार्केट की लर्निंग थी, सिर्फ लर्निंग है। मुझे मार्केट ने मुझे सिखाया कि तूने गलत जगह डाला था पैसा, ठीक है, सीख मिली है। उस सीख से समझो हमने क्या गलती करी, कि हम कहते हैं हमें ये कोर्स कर लेंगे वो कोर्स कर लेंगे। मार्केट एक सबसे बड़ा हमारा टीचर है, हमने मार्केट से ही सीखा है। एक आप बेसिक चीजें सीख रहे हो, बेसिक आपको एक गाइडेंस मिल रही, एक मेंटोर है आपका जो आपसे सीनियर है बस, बिकॉज वी आर ऑल्सो लर्नर्स ऑफ द मार्केट। आज मैं भी, अब मेरे भी कोर्सेज हैं, मैं भी पढ़ाती हूँ, ठीक है, बट हमारे वी आर ऑल्सो लर्नर्स। मार्केट के सारे बच्चे हैं, बस हम सीनियर बच्चा है, वो छोटा बच्चा है, दैट्स इट। यही फर्क है, और जो मार्केट सिखाती है वो कोई नहीं सिखा सकता। सो एज एनालिस्ट आपको भी तो, जैसे डॉक्टर होते हैं, कभी कभार वो बीमारी समझने में गलती कर बैठते हैं। सो एज एनालिस्ट आपको भी तो कभी कभार हो ही जाता होगा कि आप इस स्टॉक को आपको लगता है ये तो अच्छा जाएगा, पर वो नहीं जाता। हाँ, सबके साथ होता है, बिकॉज 70-80% की हमारी विनिंग रेशियो होती है, 20% तो हमारी भी लॉस हो सकता है, और अच्छा, मतलब कि हमारी एनालिस्ट फेल हो सकता है। दैट इज वेरी ट्रू। हो जाता है, डॉक्टर्स के हो सकता है, हमारे क्यों नहीं हो सकते? सबके हो सकते हैं। और हम प्रोबेबिलिटी पे गेम खेल रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटीज। अगर हम प्योर ट्रेडिंग की बात करें वो प्रोबेबिलिटी है, राइट। एंड अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, दो अलग अलग सिनेरियोज हैं। इन्वेस्टमेंट्स में लॉस होने के चांसेस आर लिटरली नेग्लिजिबल। अगर आप अच्छी कंपनी में लगा रहे हो तो कभी ना कभी धीरे, चाहे लेट जाए लेकिन जाएगा, वो तो लॉस नहीं होता इन्वेस्टमेंट्स में। लॉन्ग टर्म में वो ग्रोथ करके देती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो कंपनी जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं उनको भी तो ग्रो करना ही है, अपनी कंपनी को सिर्फ इसलिए तो लॉस में जाने नहीं देंगे। दे विल फाइट फॉर इट कि ये बिजनेस को में ग्रो करे ही करे। लेकिन आपने गलती कंपनी चूज कर ली, आपने फंडामेंटल्स ही नहीं देखे, आपने उस कंपनी के देखा ही नहीं उसके पास कुछ है। जैसे बहुत कंपनीज में मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लिटरली ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा यही स्टॉक मिला है क्या भैया आपको? लिटरली मेरे मुंह से कहीं पर ये निकल जाता है कि यही स्टॉक मिला आपको देखने के? इतने सारे 5000 6000 स्टॉक्स हैं, अब वो ना देखकर आप यही वाला स्टॉक क्यों देख रहे हो? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली आपने। जैसे मैं एक कंपनी में अभी इन्वेस्ट करने की थोड़े टाइम पहले मैं खुद सोच रहा था, आप 2-3 चीजें ऐसी बताओ कि वो कंपनी की वो देख लूं तो हाँ चलो एटलीस्ट मुझे ये पता है कि ये सही सेफ कंपनी है, इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आप उसकी अच्छी चीज होगी, राइट। उसमें आप देखो सेल्स बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, लास्ट 3 इयर्स में उसका सेल्स ग्रोथ का पैटर्न क्या है। आप उसकी देखो ईपीएस का ग्रोथ पैटर्न क्या है। आप सेकंड देखो उसकी डेट इक्विटी रेशियो क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। मतलब कि डेट ज्यादा है, डेट मतलब कर्जा ज्यादा होगा तो वो कर्जा ही चुबाने में लग जाएगा ना, प्रॉफिट क्या करेगा? नॉर्मल सी लॉजिकल बात है, ये पर्सनल वेलबींग, पर्सनल ह्यूमन बीइंग पे भी डिपेंड करता है ये चीज, ठीक है ना। सेम चीज कंपनी के साथ भी है।
थर्ड आप चेक करो उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, जो कंपनी ने पैसा लगाया है उस पर रिटर्न कितना कमा के दे रही है। ओके ओके दीज आर द रेशियोज। ओके। प्रमोटर्स कैसे हैं, जो मेन उस कंपनी के बोर्ड में है, बोर्ड में जो जिसने प्रमोटर्स आर जिसने कंपनी को खड़ा करा था, जो उसने लेकर आए थे उस कंपनी के आइडिया को लेकर आए थे, जिसने एग्जीक्यूट करा उस आइडिया को। प्रमोटर्स कैसे, प्रमोटर्स की कॉन कॉल्स होती है CNBC आवाज पे, जी बिजनेस पे, ये लोग इनवाइटेड होते हैं, दे प्रेजेंट देयर कि आगे हमारा फ्यूचर क्या है। ओके ओके। उनको पढ़िए समझिए, कॉन कॉल्स भी आती हैं, ओके, उनकी पढ़िए, अच्छा वो भी मिल जाती है, सब मिल जाता है। ओके। जस्ट इट्स ऑल अबाउट कि आप उसको स्टडी करें। लोग स्टडी नहीं करते तो कह देते हैं भाई स्टॉक मार्केट जुआ है। भाई स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, आप लोगों में कमी है, आप पढ़ो उसको। प्रॉफिट जैसे आपने बोला, एक कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, उसका रफली प्रॉफिट रेशियो आप कितना देखते हो? जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर उसने अपनी रिटर्न फाइल करी, जो लास्ट ईयर है उसमें उसने अपना जो प्रॉफिट था वो 20% दिखाया, और इस साल वो 25% दिखा रहा है, पर उससे पहले उसने 15% दिखाया था। तो हाउ डज इट वर्क? मतलब ये हमें ग्रोथ पैटर्न देखना है, हमें हाँ, बेसिकली हमें देखना है ग्राफ। ओवरऑल कंपनी इज ग्रोइंग, मींस प्रमोटर्स आर वर्किंग, उसका जो प्रोडक्ट है दैट इज फ्यूचरिस्टिक, ओके इट्स फाइन। सो आप कई बार प्रॉफिट नहीं भी देखते हो कि ये कमा बना रही है नहीं बना। हाँ, कई बार हम ये देखते हैं भाई आज प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन दिख रहा है कि आने वाला मारेगा, चौका मारेगा। हाँ। वो एक ये इंडिकेटर्स विजन, क्या होते हैं? ये विजन है, ये विजन है, अच्छा, मतलब ये विजन प्रोडक्ट की आगे फ्यूचरिस्टिक है या नहीं कंपनी। करेक्ट। अब आने वाला टाइम ईवी का है, तो ईवी में क्या लगना है, बैटरीज लगनी है। सही बात है। तो बैटरीज में आगे क्या प्रोडक्ट लगना है वो देखो। किसी ना किसी ने जब टेस्ला ने शुरू किया तो उसने भी देखा होगा कि ये मारेगी चौका। हाँ, तो वो जो चौका मारने वाली चीज है वो जब देखना है, वही चीज तो बताती है कि आपको, वही तो मल्टी बैगर रिटर्न्स निकाल के देती है कि एक लाख का 40 लाख बने। आप देखते हो कि न्यूज में इस कंपनी में लगाया होता तो 40 लाख बन जाते। वो जो निकालना है हम उसी पे वर्क करने की कोशिश करते हैं। भाई आज हमने 1 लाख लगा दिया तो हमें 40 लाख बनाने हैं। वो बनते नहीं बनते डिपेंड करेगा, कोशिश हमारी रहती है ऐसी कंपनी निकालें हम जो मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाए। तो कोई ऐसी पर्टिकुलर कंपनी याद है आपको कि अगर मैं 10 साल रिवाइंड करूं, 10 साल पहले जिसके शेयर बहुत टाइनी उसमें अमाउंट में थे, एंड आफ्टर 10 इयर्स, जैसे एक टाइम पे क्रिप्टो करेंसी किसी ने ली 10 साल पहले, आज वो कहाँ की? ये तो बहुत लाइव एग्जांपल है, इन्फोसिस और TCS को देख लो आप। अच्छा, बिल्कुल ही बहुत ही लो प्राइसेस हुआ करते थे और ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए। मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाए लोगों ने। 2014 से अगर मैं 10 साल पुराना देखूं तो देखो बहुत रिटर्न्स बनाए हैं। ठीक है, 2013 में अपनी TCS हुआ करती थी 1000 रुपये, अब 3000 रुपये पे है, 3500 रुपये पे है TCS। अगर आप मैंने पूरा डिस्कशन करा हुआ है अबाउट दिस स्टॉक एक्शन कंस्ट्रक्शन ऑन माय यूट्यूब चैनल, जो यूट्यूब चैनल का नेम रहे नेहा अंदाज, उसमें मैंने डिस्कस करा हुआ एक्शन कंस्ट्रक्शन का कंपनी का कंस्ट्रक्शन। अच्छा, तो 950 का स्टॉक हुआ करता था, आज वो 1600 पे ट्रैवल कर रहा है। नो रिकमेंडेशंस गाइस, डिस्क्लेमर फर्स्ट। नो रिकमेंडेशंस, नो टिप्स एंड ट्रिक्स, इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन जो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स इट। नो टिप्स एंड ट्रिक्स। और ऐसी कोई कंपनीज हैं व्हिच यू वुड want to talk about कि आगे ग्रो कर सकती है? सी अपनी यही रूलिंग पार्टी ही अपनी गवर्नमेंट आती है तो अपने कुछ सेक्टर्स जो हैं चल रहे हैं, मेटल सेक्टर चलेगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड चल सकता है अपना स्टॉक, टाटा पावर, टाटा मोटर्स चल सकते हैं। ईवी आपने बताया, ईवी मैंने आपको बताया। टाटा का में सबसे बेस्ट क्या पार्ट है ना, हर चीज़ उसके इन हाउस है। टाटा मोटर्स है तो उसके टाटा जो स्टेशंस लगने, ईवी की बसेस ला रहा है, वो ईवी की कार्स ला रहा है, तो ईवी के स्टेशंस जो है टाटा पावर बना रही है ना। तो उसमें जो केमिकल यूज हो रहा है वो टाटा केमिकल्स बना रही है। सब कुछ इन हाउस हो गया तो वो ग्रोथ स्टोरी बनने की फुल चांसेस रखता है। तो यही चीजें आप इन सेक्टर्स पे आप फोकस करेंगे तो आगे ग्रोथ ही ग्रोथ है। आप ये कह सकते हैं प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग कहते हैं हम लोग इसको, प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग, कि आप सिर्फ टाटा मोटर्स को आप देख रहे हो, टाटा मोटर्स को जो प्रोवाइड कर रहा है उस कंपनीज को देखो। ओके, तो वो भी तो कहीं वो छोटी कंपनी से बड़ी कंपनीज बन सकती है ना उनको, क्योंकि टाटा मोटर्स बड़ी कंपनी से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। जैसे वो ईवी के ऊपर वो लगते हैं, बोल्ट्स लगते हैं, कोई ना कोई कंपनी वो टाटा को बना के दे रही है, वो कौन दे रही है, वो पता करो। जैसे कि वो दे रही है कि अपने बॉल्स बनते हैं और
मैंने डिस्कस भी करा हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, सारी कंपनीज डिस्कस करी हुई। परमानेंट मैग्नेट्स करके कंपनी है, वो दे रही है हमारे सारे टाटा मोटर्स को, सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी, जो भी मैग्नेट से रिलेटेड जो जितनी भी बसेस हैं या कार्स हैं, उसमें मैग्नेट के पार्ट्स लगते हैं, टूल्स लगते हैं छोटे छोटे छोटे, वो सप्लायर है। ठीक है, और भी सप्लायर्स हैं, दिस इज वन ऑफ द कंपनी जो हम बात करते करते डिस्कस कर रहे हैं। नो रिकमेंडेशंस गाइस, हम जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी प्रॉक्सीज हो सकती है। ठीक है ना, तो हम उस पर फोकस करेंगे। एक हमारा बहुत फेमस कोट्स है, जब लोगों को डर लग रहा हो तब तो आप ग्रीडी हो जाओ, ठीक है, और जब लोग ग्रीडी हो रहे हो तब आप फियरफुल हो जाओ। वॉरेन बफे का अपना बहुत बड़ा फेमस कोट है। तो जब भैया सबको लग रहा है भाई और खरीद लो, तब बेच के निकल लो। अच्छा, ठीक है, और जब सबको डर लग रहा है भाई तो गिरे जा रही है मार्केट, आपको तब खरीद लो। ओके, क्योंकि आपके नीचे गिर रही है मार्केट, आपको सस्ते में मिल रहा है, सेल लग गई। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक ना एक दिन तो उठेगी। भाई ये तो बड़ा ही फेमस कोट है ये भी, इंसान हो या निफ्टी हो, जाना सबने ऊपर ही है। कमाल है, सही बात, जाना सबने ऊपर ही है, चाहे इंसान हो चाहे निफ्टी हो। और अपनी ग्रोथ स्टोरी, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी भाई फुली इंटैक्ट है, चलनी है। जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट वर्क कर रही है, जिस हिसाब से हमारी कंपनीज वर्क कर रही है, टाटाज, अंबानीज, अदानीज वर्क कर रहे हैं, दिखता है। उनकी आप कंपनीज के फंडामेंटल्स उठा के देखो, दिखता है। एंड अपनी गवर्नमेंट, खासकर मैं आपको ये बताऊंगी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद मिस्टर मोदी जी, बिकॉज आप देखोगे जिस स्ट्रैटेजिकली वो वर्क कर रहे हैं। जैसे चाइना का हम लोगों को, इंडिया के ऊपर चाइना की नजर है कि वो कभी ना कभी वॉर करने के खिरात पर है, तो वो उस चीज को आपने देखा होगा, तो उस चीज को कवर करने के लिए वो कैसे अपने डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अभी नहीं हुआ कुछ भी, बट वो कैसे अपना फोकस कर रखा है अपनी गवर्नमेंट ने। तो अपना आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्होंने अपने डिफेंस सेक्टर, डिफेंस कंपनीज कहां से कहां पहुंचा दी है। बिल्कुल, वो वर्क कर रही है, तभी तो बढ़ रहे हैं ना उसके प्रॉफिट्स भी। नहीं, और लोगों में खौफ जो था बहुत सारी चीजों को लेके, वो खौफ भी बहुत कम हुआ है। बिना कुछ करे ही उनको जवाब दे दिया, भाई हम सक्सेसफुल हैं, हमारे पास पूरी अपनी बुलेट्स वगैरह सब रेडी हैं, हम बिल्कुल ही रेडी है, लड़ोगे तो हम भी जवाब दे देंगे। अब आई थिंक बिकॉज ऑफ द अभी जो सिचुएशन है वर्ल्ड की, तो इफ़ यू सी कि बाहर के तो जो स्टॉक एक्सचेंज सब उसकी मार्केट डाउन जा रही है, इंडिया की नहीं जा रही। ये देखो अभी आप देखोगे लास्ट क्वार्टर में बहुत FIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सेल करी है, सेल आउट करा है। हमारी पहली इंडिया चलती थी, इंडिया की स्टॉक मार्केट चलती थी, भैया FIs आए तो ऊपर, FIs चले गए मार्केट डाउन। लेकिन लास्ट 6 मंथ से ऐसा नहीं हो रहा है। दिस इज द पावर ऑफ आर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स का पावर है ये। क्योंकि अब सब जागरूक हो रहे हैं। पहले बहुत कम लोग म्यूचुअल फंड्स में जाते थे, अब हर छोटा बच्चा भी, मतलब कि छोटे छोटे लोग भी जिनकी बहुत कम सैलरीज हैं, 20,000 25,000 सैलरीज हैं, वो भी कह रहे हैं नहीं कुछ पार्ट में म्यूचुअल फंड्स में डालूंगा। ठीक है, थैंक्स टू द सोशल मीडिया, इस सबको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कुछ पैसा आप डालो म्यूचुअल फंड्स में। उसकी वजह से हमारा जो DIs जो है उसके पास बहुत मेजर अमाउंट आ गया। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नीचे आती है मार्केट, DIs खरीदते हैं मार्केट ऊपर, तो हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसी से पता चलता है हमारी इंडिया आत्मनिर्भर बन रही है। उनको जरूरत नहीं है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, अपने रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत है। आ गए तो वेल एंड गुड, नहीं भी आए तो we will make a good out of। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स का अपना पैसा खूब है। जो पहले डब्बों में रहता था, आपने देखा होगा को जब हमारा डीमोनेटाइजेशन हुई तो डब्बों से, लेडीज के डब्बों से कितने मोटे मोटे पैसे निकले हैं। आजकल वो पैसा, वो सब जागरूक हो रहे हैं, तो वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है, म्यूचुअल फंड्स में। वो पहले डब्बा रहता था, इन्फ्लेशन की वजह से वो डिग्रेड हो रहा था, बल्कि अब वो पैसा जा रहा है म्यूचुअल फंड्स में। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी बहुत इंटैक्ट है। आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक मार्केट, अपनी इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे, एंड ये बूम करने वाला है। तो नेहा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर आवर हाउसवाइफ्स। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कोविड में काफ़ी औरतों के घर में, और कहीं डब्बे में, कहीं बेड के नीचे उनकी सेविंग्स, उनके पैसे मिले थे, तो वो कैसे इन पैसों को शेयर मार्केट में लगा सकती हैं, उसकी क्या एडवाइसेस देंगे आप, कंसिडरिंग कि वो पैसा सिक्योर है?
क्योंकि एक ये डर रहता है कि यार मैंने शेयर मार्केट में लगा दिया, कहीं नुकसान ना हो जाए। फीमेल्स अलाइक कि वो अपना पैसा बचाना चाहती दबा के रख- हैं, या अपने मतलब जब भी मुसीबत के वक्त तो काम आता है, तो Right, दैट्स right, देयर मेंटालिटी कि बुरे वक्त में काम आए पैसा तो हम बचा लेते हैं। तो यही पैसे को अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं सेफली एंड सिक्योरली आगे बढ़ते बढ़ते, तो उसकी क्या एडवाइस देंगे आप? सी एक तो सबसे पहले हमें इन्वेस्ट तो करना ही करना है। पैसे को तो पैसे कमाने के लिए लगाना है, क्योंकि पैसे से पैसा अच्छा बनता है, ठीक है। और अगर हम ऐसे ही रखते हैं, डब्बों में रखते हैं, तो वो हमारी इन्फ्लेशन रद्दी की तरह खाती जाती है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, हमें रखना नहीं है घर पे, हमें लगाना है पैसा। अब लगाना है और सिक्योरली लगाना है, तो हम क्यों ना ऐसे लोगों को दे दें जो इसकी नॉलेज रखते हैं, राइट, जो इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं। वो कौन है? वेल्थ मैनेजर्स। म्यूचुअल फंड के फंड हाउसेस हैं। म्यूचुअल फंड्स को हम पैसा दें और वो अपना हमारा पैसा लगाएं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट हैं जो आपके पैसे को मैनेज करें। छोटी सी फीस लेंगे, वो एक्सपेंस रेशियो जिसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। और जब आप एग्जिट करोगे तब भी एग्जिट लोड लगेगा, बहुत छोटा सा नॉमिनल अमाउंट, बट आपका अमाउंट सिक्योर है एंड बहुत अच्छे हाथों में है, जो खुद रिसर्चेस कर रहे हैं, राइट। तो आपको अराउंड CAGR 12 to 15% का CAGR मिल जाता है। अच्छा, 12 to 15% का CAGR मिल जाता है। तो बेटर टू इन्वेस्ट, आप खुद टाइम नहीं लगा सकते, आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें। वो सेफ भी है और सेफ भी है और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना पड़ा। कुछ अमाउंट आपका जा भी रहा है तो दैट डजंट मैटर ना, अगर आपको उससे रिटर्न ही अच्छा मिल रहा है। और वैसे भी पैसा रखा ही हुआ है, वेस्ट ही रखा हुआ है। वेस्ट ही तो रखा इससे हुआ था। क्या मालूम गवर्नमेंट कब अनाउंस कर देगी ये पैसा भी खत्म है जैसे 2016 में हो ही चुका है इस बार। म्यूचुअल फंड्स में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहता है? हमारा लिक्विडिटी है। आज आप बेचना चाह रहे हो तो उसको लिक्विडेट कर सकते हो अपने अमाउंट को। जैसे आपने बोला हाउसवाइफ्स के बारे में, हाउसवाइफ्स अगर प्रॉपर्टी खरीदती है या कुछ और खरीदती है, उनके लिए एकदम से सेल करना उस चीज़ को थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट। क्योंकि उनको हर हाउसवाइफ इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट या फिर नहीं है कि वो प्रॉपर्टी डीलर्स पे जाकर उसको सेल आउट कर पाए। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या, जस्ट आपको ऑर्डर डालना है, बस मुझे म्यूचुअल फंड से एग्जिट करना है एंड वो विद इन 24-48 आवर्स आपके अकाउंट में पैसा। तो दैट इज मोर लिक्विडिटी एज वेल एज सेफ एंड हसल फ्री, राइट। तो फॉर द हाउसवाइफ्स जैसे आपने पूछा, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स। बस लेकिन और एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, लेडीज़ को खासकर रहता है कि चलो अब थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया, गोल्ड ले आते हैं, गोल्ड। लेकिन आप उसको, उस गोल्ड को आप एज एन इन्वेस्टमेंट कभी मत समझिए। दैट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ आपने यूज़ करने के लिए वो लिया है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेकिंग चार्जेस बहुत लगती हैं, ठीक है। आप वो गोल्ड कभी भी किसी ने, आप बहुत ही रेयर सिचुएशन में आपने देखा होगा जब आप कहते हो कि हमने गोल्ड बेचा एंड देन हमने कोई चीज़ पूरी करी, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल बहुत ही ज्यादा एडवर्स सिचुएशन नहीं हो जाती किसी फैमिली की, राइट। तो आप किसी गोल्ड को बेचते हैं, तो दैट इज नॉट योर इन्वेस्टमेंट। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट ही करना है, गोल्ड का एप्रिसिएशन ही लेना है, तो बेटर टू इन्वेस्ट इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लीजिए, खासकर एक तो 2.5% का इंटरेस्ट भी आएगा, साल का 2.5% का इंटरेस्ट भी आएगा, एज वेल एज आपको जैसे गोल्ड अप्रिशिएट करेगा ऐसे ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अप्रिशिएट करेंगे एंड दीज आर इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। ओके, बस वही है कि वो उस शेप में है, नहीं है वो, दैट इज इन अ पेपर फॉर्म। तो बेटर टू टेक द सॉवरेन गोल्ड, एंड द मनी इज सिक्योर्ड और मनी बढ़ेगा। और गोल्ड रेट जो चल रहा है उसके गोल्ड रेट पे अप्लाई होगा, उसके गोल्ड रेट पे मिले, उसके बल्कि कमी में ही मिलता है। 5 या 10% आपको डिस्काउंट पे मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि आप गोल्ड फिजिकली ना लेकर आप गोल्ड बॉन्ड्स लीजिए। ये तो हाउसवाइफ का मुद्दा ने पूछा, ये आपने बड़ा अच्छा आंसर किया। एक लास्ट क्वेश्चन है, जो बच्चे, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, 12th क्लियर करते हैं, वो अपने आप को कुछ बनते हुए देखना चाहते हैं, सो वो लोग क्या कोर्सेज लें शेयर मार्केट के लिए? जैसे आपने भी क्या पढ़ाई करी वो थोड़ा बताओ, ताकि उनको थोड़ा क्लियर हो कि भाई अगर उनको एनालिस्ट बनना है, क्योंकि सिंस इट्स अ गुड इनकम सोर्स, तो वो क्या 12th क्लियर करने के बाद वो किस तरफ रुख लें, क्या कौन सी फील्ड चूज करें कि ये करियर में परस्यू अगर किसी को? सी आफ्टर 12th सबसे पहले तो हमें ग्रेजुएशन करनी ही करनी है ऑब्वियसली। अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो दे शुड डू द BCom और द BBA, राइट। साइड बाय साइड आप NISM के कोर्सेज हैं, दैट इज 8th NISM 8 एंड NISM 15, दैट इज रिसर्च एनालिस्ट।
आप वो परस्यू कर सकते हैं। उसका आपको पेपर क्लियर करना है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है एंड आपको 60 मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए वो आपको कंप्लीट करने के लिए यू हैव द स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल वर्ड्स, फाइनेंशियल रेशियोज, जो आपको ग्रेजुएशन करते करते आपको आएगी, एज वेल एज आपको और स्टडी भी करनी पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ उस बेस पे नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली दैट्स अ गुड कोर्स एंड आपकी एक सर्टिफिकेशन होने के बाद आपकी एक वैल्यूएबल, आपकी सीवी में एक बहुत बड़ी चीज़ ऐड हो जाती है, दैट यू आर नाउ अ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एज पर NISM। ओके, यू आर NISM सर्टिफाइड, ठीक है। एंड एज वेल एज आप साथ में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का कर सकते हैं एंड आपको और इसमें परस्यू करना है तो यू कुड गो फॉर द PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। उसके लिए आपको बट आपकी नेटवर्थ वगैरह उसमें चेक होती है आप, लेकिन कोर्सेज ले करके कंप्लीट करके सीवी में अपने ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू गो फॉर दी मोतीलाल ओसवाल है या ब्रोकरेज फर्म्स है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी जॉब्स अवेलेबल है, बहुत अच्छी जॉब्स। साथ साथ आप मास्टर्स इन फाइनेंस करिए ऑब्वियसली, अगर आपको फाइनेंस फील्ड में ही जाना है। ये कंप्लीट करने के बाद आफ्टर टेकिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम द जॉब यू कुड अपनी PMS भी फर्म खोल सकते हैं, अपना खुद का आप ब्रोकरेज फर्म कर सकते हैं। द अपॉर्चुनिटी इज एंडलेस है। I'll be very honest, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी शेयर मार्केट की और ना मैं ज़्यादा इन्वेस्ट भी करती हूँ। I've seen people doing it and you've given a lot of knowledge about शेयर मार्केट, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, हाउस वाइफ्स को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। So thank you so much for डेस्टिनी आपको हमसे मिलवाई। तो मैं खुद अपने आप को सोचता था कि मुझे शेयर मार्केट की ठीक ठाक नॉलेज है, तो मेरी नॉलेज कुछ नहीं है। मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। सबके पोर्टफोलियोज इंक्रीज हुए। 50 लाख है तो 1 करोड़ हो, 1 करोड़ हो तो 2 करोड़ हो, होपफुली। एंड हमारे व्यूअर्स को भी यही कहना चाहेंगे कि एक एनालिस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, somebody who has the knowledge। आप उसके पास उसके थ्रू अपना पैसा लगाएं। खुद रिस्क कम लें। नहीं, अगर आपको नॉलेज है तो डेफिनेटली वन मस्ट, बट जिसको नॉलेज नहीं है तो वो रिस्क ना ले। कैलकुलेटेड रिस्क लेना है तो कैलकुलेटेड रिस्क ले, रिस्क ले सकते हैं लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। तो थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके, Same बहुत here, आंखें same। खुली आपकी। एंड वील टॉक मोर, कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपसे लेंगे इन अनदर पॉडकास्ट। श्योर आई लव टू बी देयर। थैंक यू, स्पॉटलाइट पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। सो गाइज, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ। आपके कुछ भी सवाल हों वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ गाइस लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज यू कैन एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।